राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बभनौली गढ़वार बलिया, आपका अपना यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले दिन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ और परिभाषाओं के विषय में अध्ययन किए। आज जो है हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसकी प्रकृति क्या होती है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की क्या प्रकृति है, इसके संबंध में प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है। इस प्रश्न का समाधान जो एकदम यथार्थ रूप में हो सकता है वह यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान कहा जाता है। इसके अर्थ एवं परिभाषाओं ने इस विषय को एकदम पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञानमय माना जाता है। शिक्षा विशेषज्ञों की यह अवधारणा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अन्वेषण हेतु वैज्ञानिक पद्धतियों प्रक्रियाओं को माध्यम बनाता है और इनका उपयोग करता है। परिणामों के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाता है तथा भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाता है। जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक परीक्षण, निरीक्षण, परिणाम, निष्कर्ष भविष्य के लिए प्रारूपाद का कार्य करता है, शिक्षा मनोविज्ञान भी ठीक इसी प्रकार से अपने परीक्षण की व्यवस्था करता है। शिक्षक कक्षा के सभी समस्याओं का समाधान करता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक स्वीकार की गई है। इसकी प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए ऐसे भी बताया गया है कि डॉक्टर एस.के. मंगल ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की व्यवहारात्मक शाखा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मनोविज्ञान के नियमों, उपनियमों, सिद्धांत, विधि, प्रयोग का प्रयोग करके छात्र के अध्ययन में सहयोग देता है। अब बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा क्यों एवं शिक्षा क्या? ऐसे प्रश्नों को उत्तर देने में अपने आप को क्या होता है, असमर्थ पाता है शिक्षा मनोविज्ञान। यानी शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाए कि फिर शिक्षा मनोविज्ञान है तो यह शिक्षा क्यों है और शिक्षा क्या है, तो इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है अपने आप को असमर्थ पाता है और ये प्रश्न शिक्षा दर्शन द्वारा सुलझाए जा सकते हैं। उचित जानकारी, कौशल और तकनीकी परामर्श देने का प्रयत्न करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारात्मक विधायक विज्ञान है जो विद्यार्थियों के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है, परंतु व्यवहार अपने आप में अनिश्चित, आत्मगत और अविश्वसनीय है। अतः उसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि और व्यवहारात्मक विज्ञानों, इंजीनियरिंग, चिकित्सा शास्त्र, यंत्र विज्ञान आदि के समक्ष नहीं ठहराया जा सकता है। यानी ये सब विचारों को बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान प्रधान मानने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं। यह शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है।
अब जो है एरिया ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है यह अति व्यापक है और क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए शिक्षा मनोविज्ञान को किसी एक सीमा में हम बांध नहीं सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों, उपनियमों शिक्षा के कार्य में व्यवस्थित रूप से कार्य करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। शिक्षक शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किस विषय की शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किन विषयों का समावेश हो, यह बातें इसमें आती हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किन विषयों का कैसा समावेश करें और उसको कैसे शिक्षा दें, इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाती है। जैसे आप सपोज करें, हमने पिछले दिन जो है शिक्षा को गणित शिक्षण विधि के विषय में हमने आपको बताया था। आज जो है हम हिंदी विषय के शिक्षण कार्य कैसे करें और उसमें मनोविज्ञान हमको कहां तक सहयोग करता है, इसके विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले दिन भी बताया था कि हम लोग यहां से जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, डीएड स्पेशल एजुकेशन प्राप्त करने के बाद आप जब भी अध्यापक बनेंगे तो क्लास 1 से 5 तक के ही अध्यापक बनेंगे और क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको उसके व्यवहार, उसके कार्यकलाप और बच्चे का अध्ययन करके ही उसमें शिक्षा अगर देंगे और मनोविज्ञान का समावेश करेंगे तभी वह उसके लिए पठनीय होगा और ज्ञान प्राप्त करेगा। जैसा कि ये जानते हैं, छोटा बच्चा कहानी सुनना पसंद करता है, वो उसका व्यवहार में है, वो उसको अच्छा लगता है। गीत सुनना पसंद करता है, तो कहानी सुनना, गीत सुनना, ताली बजाना, खेल खेलना, ये उसको पसंद है। और इसी माध्यम से अगर आप शिक्षा देते हैं तो वह उसके लिए ग्राह्य होगा। जैसे हमको हिंदी पढ़ाना है तो हिंदी की शुरुआत जो है हम ककहरा से करते हैं, यानी उसको पढ़ाते हैं क ख ग घ अंग, ऐसे पढ़ाते हैं। लेकिन अगर ऐसे उसको पढ़ाएंगे तो यह उसको बोझ प्रतीत होगा। इसको जो है गीत रूप में, जिसमें बच्चा सक्रिय हो जाए, और जब बच्चा सक्रिय हो जाएगा तो आपका शिक्षण कार्य प्रभावी होगा। तो उसको ऐसे भी पढ़ा सकते हैं आप कि क से कोयल कूक रही है, ख से खरगोश खड़ा है भैया, ग से गमला देखो भैया, घ से घड़ी पहनो, अंग का स्थान है खाली, बच्चों बजाओ ताली। तो ताली बजाना शुरू करेगा, यानी आपका गीत भी सुना, गीत के रूप में क ख ग घ ये सब उसको जाना। अंग के स्थान पर वह स्थान रिक्त होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वहां खाली बोल करके और कहते हैं बच्चों बजाओ ताली, तो वह ताली बजाना शुरू करता है, यानी वह भी आपके साथ क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। तो यह शिक्षा मनोविज्ञान जो है यही है कि शिक्षक और शिक्षार्थी का उसमें अध्ययन किया जाता है। शिक्षक कैसी शिक्षा दे रहा है और शिक्षार्थी कैसा है, उसको अध्ययन करके ही शिक्षा के स्वरूप को प्रदान किया जाता है और यह विचार किया जाता है कि इसको किस प्रकार से शिक्षा दी जाए। शिक्षा मनोविज्ञान में सिद्धांत की अपेक्षा
प्रयोगात्मक, क्रियात्मक एवं व्यवहारात्मक विषयों का विशेष महत्व मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम शिक्षा मनोविज्ञान का यह सिद्धांत है कि उसमें प्रयोगात्मक कार्य हो, क्रियात्मक कार्य हो और व्यवहारात्मक। प्रयोगात्मक, क्रियात्मक और व्यवहारात्मक यानी तीनों बातों को जब समावेश करके शिक्षा देंगे तो वह बालक के लिए रुचिकर शिक्षा होगी और वह उसके लिए ग्राह्य होगा। शैक्षिक प्रक्रिया में परिसीमन हो, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में ही अध्ययन किया जाए, संपूर्ण चिंतन अधिगम पर आधारित होना चाहिए। अधिगम यानी वह हम जो दे रहे हैं वह बच्चा पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इसका भी आकलन करते रहना चाहिए कि उसको अधिगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब जो है इन सारी चीजों को विषय में गैरीसन का आधार जो है वह प्रमाणित सा लगता है और उन्होंने बताया कि जैसे बाल विकास, तो बाल विकास में क्या क्या बातें देखनी चाहिए? विकास का स्वरूप, विकास का मार्गीकरण, बुद्धि का स्वरूप, भाषा, चिंतन एवं सामाजिकरण। जब इतनी बातों को समावेश करेंगे तब जो है क्या होगा? बाल विकास होगा, यानी बालक का विकास होगा। अब बालक के विकास के लिए कि सबसे पहले जैसे बच्चा जो है तोतली बोली बोलता है, उसका बुद्धि कितना है, कितने दूर तक वह बात जाता है। जैसे बच्चा क्लास में है, उससे प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछने के बाद आप उसकी बुद्धि लब्धि को ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जैसे वह आप प्रश्न पूछेंगे कि हमको ककारा सुना दो, हमको इंग्लिश का अल्फाबेट सुना दो, यह उसके लिए बोझ प्रतीत होगा। लेकिन उससे पूछिए कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके माताजी का क्या नाम है, क्या करते हैं, आपके अंकल क्या करते हैं, आपकी आंटी क्या करती हैं, उनका नाम क्या है। तो अगर बच्चे के पास इन सब चीजों को बताएगा और इससे आपको उसकी बुद्धि लब्धि की पता चलेगी कि बच्चा जो है किन किन बातों पर ध्यान दे रहा है। जैसे पूछेंगे कि अपने पिताजी का कार्यकलाप बताओ, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो बच्चा छोटा बच्चा होता है, हर चीज बता देगा। पिताजी ये खाते हैं, इतने बजे तक सोते हैं, इतने बजे जगते हैं तो गाली देते हैं। तो ये सारी चीजें, या जगते हैं तो हम लोगों को पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, ये खाने के लिए देते हैं, ये पीने के लिए देते हैं, ये सारी चीजें वो बताएगा। इससे उसकी क्या होती है? बुद्धि लब्धि का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब जो है अधिगम, तो अधिगम की शैक्षिक प्रक्रिया, स्वरूप, अधिगम के कारक, अधिगम एवं प्रेरणा कौशलों का वर्गीकरण, अधिगम प्रयोग, प्रयोग की समस्याएं एवं उनका समाधान, अधिगम प्रयोगों का वर्गीकरण और उनका चारित्रिक विकास, यह सीखने की प्रक्रिया है। तो देखिए बच्चे का यह ज्ञान प्राप्त करके वह कैसे सीखेगा, तो सीखने के लिए उसका स्वरूप और उसको सिखाने के लिए क्या क्या कारक हो सकते हैं, इस पर विचार करना होगा। और प्रेरणा कौशलों का वर्गीकरण करने के पश्चात उसको शिक्षण करना चाहिए। और जब यह काम करते हैं तो फिर मूल्यांकन करना चाहिए। तो मूल्यांकन की भी बहुत सी विधियां हैं। जैसे मूल्यांकन करने के लिए एक तो व्यक्तिगत विधि है और एक जो है सामूहिक विधि है। तो व्यक्तिगत विधि में क्या होता है, यानी एक बच्चे से
किसी चीज को, प्रश्न को पूछ करके उसके बुद्धि लब्धि का मूल्यांकन करना, ये व्यक्तिगत हुआ। और दो चार को समूह में बैठा करके और प्रश्न करके उसमें उत्तर लेना, ये क्या हुआ? सामूहिक परीक्षण हुआ। तो यह जो है परीक्षण करना, निर्देशन एवं परीक्षण, निर्देशन परिणामों का मापन और मापन की विभिन्न विधियां, इनको अपना करके मूल्यांकन करना चाहिए बच्चे को। उसके पश्चात जो है निर्देशन, यानी बच्चों को उचित निर्देशन, व्यक्तित्व संबंधी परीक्षण, व्यक्तित्व संगठन, बच्चों के समंजन की मूलभूत समस्याएं और समस्याओं का वर्गीकरण एवं निराकरण, अध्यापक छात्र व्यवहार एवं संबंध, उसके आधार पर उसका निर्देशन किया जाता है। तो अब जो है बच्चे को हमको ज्ञान देने के लिए सबसे पहले क्या चीजें जाननी चाहिए? तो सबसे पहले हमको बालक का स्वरूप, सामाजिक व्यवस्था और उसके बुद्धि लब्धि का ज्ञान, यह जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो इसी ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात आप उसको अधिगम यानी सिखाने का काम करेंगे। जब तक यह पूर्व ज्ञान आपको नहीं प्राप्त होता है, आप उसको सिखा नहीं सकते हैं। और जो चीजें आप सिखाए, उस सिखाई हुई चीजों का मूल्यांकन और उसका मूल्यांकन करने के पश्चात उचित निर्देशन यह देंगे, तब जाकर के आपका शिक्षण कार्य पूर्ण होता है। अब शिक्षण जो है, देखिए, एक पढ़ करके अपने सीख लेना, अपने जान लेना, ये अलग बात है। और अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा देना, यह अलग बात है। हम खूब जानते हो, जानकारी हमारे पास खूब है, और हम जो दे रहे हैं वह बच्चा सीख नहीं पा रहा है, तो उसको जो है समझिए कि हमने पढ़ाने का जो हमारा नियम है, व्यवस्था है, वह कहीं न कहीं गलत है। और इन्हीं सब चीजों को अध्ययन करने के पश्चात शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो शिक्षण कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से हमें मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना चाहिए, और मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके अपने मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके और हम जो है अपने शिक्षण कार्य को और प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे आप सपोज करें, मैंने आपको हिंदी शिक्षण की बात बताया, पिछले दिन हमने आपको गणित शिक्षण की बात किया। अब विचार करिए कि क्लास में आप गए हैं और गए हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए कि कौन सी चीजें सजीव है, कौन सी चीजें निर्जीव है। तो जब सजीव और निर्जीव का उसको ज्ञान कराएंगे तो परिभाषा रूप में इसको बता देंगे कि जिसमें जीव होता है वो सजीव है और जिसमें जीव नहीं होता है उसमें निर्जीव है। तो बच्चा जो है यह सुन करके रट्टा मारेगा, याद कर लेगा और याद करके ऐसा उत्तर दे सकता है। लेकिन जब आप कक्षा में इस चीज का शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सीधा सीधा ये काम करना होगा कि बाहर से कुछ पौधा उखाड़ लीजिए और कुछ सूखी लकड़ी या क्लास में बेंच रहते हैं, यह आपको, या चाक है, डस्टर है, ये सब आपके निर्जीव के लिए सहायक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है।
और जब बच्चों को ये दिखाएंगे कि देखो भैया यह इसमें जीव है, इस कारण से ये हरा भरा हुआ है, इसमें जीव नहीं है इस कारण से यह सूखा हुआ है। देखो इसको, जिसमें जीव है इसको तोड़ने पर इसको दर्द हो रहा है, कुछ आवाजें आ रही हैं, और जिसमें नहीं है इसमें इसका किसी प्रकार की कोई दर्द नहीं हो रहा है। यानी सजीव में आपको यह लक्षण बताना पड़ेगा कि सजीव वही होगा जो दर्द का अनुभव करता हो, सुख दुख का अनुभव करता हो। अब जैसे पौधा है, पौधे को अगर जड़ से उखाड़ करके और कहीं रख दें या किसी गमले में ही रख करके छाया में रख दें तो वो मुरझा जाएगा। यानी उसको भोजन बनाने के लिए व्यवस्था चाहिए। जबकि हमारा डेस्क है, बेंच है, फैन है, इसको हम क्लास के अंदर रखते हैं, इस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा हम रखे हैं वैसा ही रहता है। जबकि सजीव में परिवर्तन होता है, यानी सजीव के लिए भोजन भी चाहिए, तो सुख दुख का अनुभव करता हो, भोजन लेता हो, प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाता हो। तो इन सारी बातों को जब उस पौधे पर आप डिफिनीशन के द्वारा उसको दिखा करके समझाने का प्रयास करेंगे तो वह निश्चित रूप से सजीव निर्जीव को समझ जाएगा और जीवन में कभी भूलेगा नहीं। और सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, इस पर वह अपना पूरा फोकस करेगा और उसको जान जाएगा और जीवन में उसको कभी भूलने वाला ये नहीं है। तो आज जो है हम यहीं पर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को यहीं पर सीमित करते हुए शेष बातों को अगले दिन अगले कक्षा में हम बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय।